प्रिय छात्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों के सामने लेखपाल से संबंधित जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि लेखपाल का एग्ज़ाम आपका होने वाला है या फिर लेखपाल का फॉर्म निकलने वाला है। तो ज़्यादातर बच्चों को हमने देखा या बच्चों ने हमसे ये डिमांड किया कि सर लेखपाल के लिए जो यूपी स्पेशल है या लेखपाल का जो सिलेबस है ग्रामीण विकास वगैरह उससे रिलेटेड वीडियो आप डालिए। तो आप ही लोगों के डिमांड के आधार पे मैं अब लेखपाल से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड होगा वो यूपी स्पेशल को लेकर के या लेखपाल की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जो उसका मूल सिलेबस है उसके संबंध में मैं एक एक करके वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, इसका अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, क्योंकि लेखपाल का जो ग्रामीण विकास का पाठ्यक्रम है वो ग्रामीण विकास का पाठ्यक्रम इन्हीं पॉइंट्स पर आधारित है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूं कि जो लेखपाल का पाठ्यक्रम है उसमें कुल कितने कितने अंक के क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले आपका जीके का पोर्शन रहता है और इस जीके के पोर्शन में प्रश्नों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 25 क्वेश्चन। उसके बाद से ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन की संख्या रहेगी उसकी संख्या कितनी रहेगी, 25। यानी कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम होगा उस लेखपाल के एग्ज़ाम में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। और वो 100 क्वेश्चन में आपका 50 क्वेश्चन किस पर आधारित होगा, तो वो होगा जनरल नॉलेज। और इस जनरल नॉलेज में आपका 25 क्वेश्चन जीके का और 25 क्वेश्चन आपका ग्रामीण विकास से, उसके अलावा 25 क्वेश्चन आपका हिंदी से रिलेटेड रहेगा, हिंदी। और 25 क्वेश्चन आपका किस पार्ट से रिलेटेड रहेगा, तो वो रहेगा आपका मैथ का पोर्शन रहेगा। जबकि लेखपाल की परीक्षा में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन या उसको सिलेबस में रीजनिंग को शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरीके से लेखपाल में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और उस 100 में 25 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा, 25 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा और टोटल बेस्ड आपका लेखपाल की वैकेंसी एक तरीके से जीके पर आधारित होगी। क्योंकि ग्रामीण विकास को भी अगर देखा जाए तो इस ग्रामीण विकास वाले टॉपिक में भी एक तरीके से जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इस ग्रामीण विकास में अब जैसा कि आपका जो पिछला पेपर हुआ है, लेखपाल का जो भी पिछला पेपर हुआ है वो पिछला पेपर आपका 2015 में हुआ था, ठीक। और इसी 2015 में जो जीके का पोर्शन है, जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इस जनरल नॉलेज के पोर्शन में जो भी 25 क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज में जो भी 25 क्वेश्चन आपका है, इस 25 क्वेश्चन में तमाम आपके सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं। अब इस 25 क्वेश्चन में जैसे कि आपका आधुनिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कहने का ये है कि इस 25 क्वेश्चन में आपका जो भी हर परीक्षा में आप जिन विषयों की तैयारी करते हैं वो सारा चीज़ें इसमें जीके में शामिल हो जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री से क्वेश्चन उठ जाएगा, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन उठ जाएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन उठ जाएगा, संविधान से क्वेश्चन उठ जाएगा। उसके बाद से आपका विविध वगैरह से भी प्रश्नों की संख्या उठने की संभावना बनती है। तो इस 25 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, संविधान, उसके बाद से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी उठने की संभावना है, जो कि विविध वाले पार्ट में आ सकता है। और तो इस तरीके से ये जीके का पोर्शन आपको पूरा पुटअप करना होगा। और उसके अलावा अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर आपका है 25 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज और 25 क्वेश्चन आपका ग्रामीण विकास। तो इस जो ग्रामीण विकास में हमने जो पेपर 2015 का पेपर जो हमने एनालिसिस किया कि 2015 में किस किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं, तो उसी को बेस बना करके एक तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेस उसी को मानते हुए आपका 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 पार्ट में एक तरीके से पूछे गए हैं। और 2 पार्ट में आपका लगभग 12 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, यूपी स्पेशल।
और लगभग 13 क्वेश्चन इसमें किसको इंक्लूड किया है, तो 13 क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया है वीडी यानी कि विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका उठाया है। और उस विलेज डेवलपमेंट का जो भी सिलेबस है वो आपके सामने हमने लिख दिया है, जिसमें आपका ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, जैसे कि भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो भूमि सुधार हुआ था या कौन कौन सी व्यवस्थाएं चलाई गई थी, जो कि आधुनिक इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम सुने होंगे, महालवाड़ी व्यवस्था का नाम सुने होंगे, उसके बाद से आपका जमींदारी प्रथा का नाम सुने होंगे। तो ये समय समय पर जो भी भूमि सुधार होता रहा है, या फिर एक तरीके से प्राचीन भारत में भी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भूमि सुधार पे आ सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में जो भूमि सुधार है, उस भूमि सुधार में गुप्त काल में कितना राजस्व के रूप में उसका कृषि का उत्पादन का लिया जाता था। तो जो भी ये एक तरीके से प्राचीन इतिहास पे ज़्यादा ना फोकस करके आपका जो अंग्रेज़ों के शासन काल में जो भी भूमि सुधार किए गए उन अधिनियम के बारे में, और उसके साथ साथ जितनी भी प्रणालियाँ प्रचलित थीं वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, भूमि सुधार के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर उसके बाद से दूसरा टॉपिक आपका आ जाता है ग्राम विकास एवं शोध प्रणालियाँ। तीसरा आ जाता है आपका ग्रामीण एवं सामाजिक विकास, मतलब गाँव में सामाजिक विकास की योजनाएं कौन कौन सी हैं, किस तरीके से समाज में, ग्राम समाज में योजनाओं को संचालित करते हुए ग्राम को आगे, गाँव को आगे बढ़ाया जाता है। तो जितनी भी सोशल से रिलेटेड आपकी योजना परियोजना हैं वो सब आपका ग्रामीण सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा आपका है पंचायती राज व्यवस्था, और ये पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में 1-2 क्वेश्चन आपका बनने की संभावना निश्चित है। अब इसमें पंचायती राज व्यवस्था में आप इसको बेस उठाएंगे कहाँ से, तो पंचायती राज प्रणाली का उदय किस तरीके से हुआ। तो जैसे कि आपका जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, निचले स्तर को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। तब जा कर के आपका इसके लिए अनेक समिति का गठन भी किया गया था, जिसमें आपका पंचायती राज में मुख्य रूप से बलवंत राय मेहता समिति का नाम आता है। और उसी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, निचले स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का वकालत किया था कि भारत में 3 स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को विकसित किया जाना चाहिए। तो उसमें ग्राम सभा हो जाती है, पंचायत समिति हो जाती है, उसके बाद से आपका जिला परिषद हो जाता है। तो इन तीनों को लेकर के पढ़ना है। इसके अलावा पंचायत से संबंधित और अनेक समितियों का उसके बाद भी गठन किया गया था, और उस पंचायत में समितियों का कभी कभी नाम भी पूछा है विगत परीक्षाओं में कि कौन सी समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित है, जिसमें अशोक मेहता समिति का नाम आ जाता है, पीके थुंगन समिति का नाम आ जाता है। तो ये सारी समितियों के बारे में भी हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से केंद्र एवं राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं संचालित की जाती हैं। उसके साथ साथ इसका ईयर भी पूछने की संभावना बनती है कि कौन सी स्वास्थ्य योजना किस वर्ष पारित की गई या प्रारंभ की गई, और इसमें केंद्र और राज्य की कितनी कितनी भागीदारी है। तो जो भी आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं वो इस टॉपिक में बनते हैं। और मैं ये संभावना व्यक्त करता हूँ कि स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित, जबकि आपका 2 सालों से कोविड को लेकर के पूरी दुनिया तबाह थी, और उसी कोविड को लेकर के 1-2 क्वेश्चन उठने की संभावना प्रबल बनती है। जैसे कि आपका इंडोनेशिया वगैरह में ऑपरेशन चलाया गया था, दवाओं का वितरण किया गया था, खाद्यान्न का वितरण किया गया था। मालदीव वगैरह में भी जो कोविड के कारण लोग वहाँ तबाह हुए थे, तो भारतीय सेना के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा अनेक ऑपरेशन वगैरह चलाए गए थे। तो ये जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड, कोविड वगैरह को लेकर के जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड आयुष्मान योजना है, उसके बाद से आयुष मंत्रालय के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपका किस में आ जाएंगे, तो ये आपका स्वास्थ्य योजनाओं से रिलेटेड आ जाता है। उसके बाद से आपका अगला जो टॉपिक है वो लेखपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। अब इसमें
मुख्य रूप से हम लोग परीक्षा किसकी देंगे, तो लेखपाल। अब लेखपाल के बारे में एक तरीके से पूरा बेस आपको तैयार करना होगा। बेस का मतलब कि अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर के अब तक लेखपाल का किन किन कार्यों की शक्तियों में परिवर्तन हुआ, या लेखपाल को पहले किस नाम से अंग्रेज़ों के समय में जाना जाता था। उसके बाद से फिर लेखपाल की प्रमुख कार्य क्या होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं। उसके बाद से जितनी भी इसमें ये चीज़ें हैं वो सब लेखपाल के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद से आपका ये जो टॉपिक है यहाँ से लेकर के एक तरीके से आपका यूपी स्पेशल का पार्ट आ जाता है, और यूपी स्पेशल में आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, मतलब उत्तर प्रदेश के सामान्य भौगोलिक परिचय के बारे में आपको टोटल इसमें पढ़ना होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, ये आपका 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। उसके साथ साथ आपका ये हमारे पास 2015 का पेपर है, और इस 2015 के पेपर में आपका यूपी स्पेशल से जो भी क्वेश्चन आए हैं, एक आध दो उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस किस टाइप का यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आया है। देखिए, जैसे अभी हमने क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन बताया, और ये क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आपके 2015 की परीक्षा में पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान रखता है। और इस भौगोलिक के संबंध में या सामान्य परिचय के बारे में मैं कुछ ऐसे ट्रिक लेकर के आऊँगा जिससे आपको ऐसे प्रश्नों का हल करने में आसानी होगी। जैसे कि क्षेत्रफल वाला ही अगर क्वेश्चन उठा लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो इसका एक ट्रिक है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, तो इसका ट्रिक है राम महान है यूपी में, राम महान है यूपी में, महान है यूपी में। अब इस ट्रिक में एक तरीके से आपके 4 स्टेट का नाम आया हुआ है, और 4 स्टेट में आपका पहला रा से कौन सा स्टेट निकल आया, राजस्थान। म से कौन सा स्टेट निकला, मध्य प्रदेश। और महा से कौन सा स्टेट निकला, महाराष्ट्र। और यूपी से उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो चौथा स्थान रखता है। इसके अलावा और भी भौगोलिक परिचय में कि जैसे कि उत्तर प्रदेश भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो इस तरीके से टोटल जो है वो उत्तर प्रदेश जो है वो कुल मिला करके 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और वो दिल्ली है। और इसका भी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है आपका रामू छाभी झी। रामू, अब यहाँ पर देख लीजिए कि जितने भी स्टेट को स्पर्श करता है सबका नाम इसमें छुपा हुआ है, रामू छाभी झी। अब ये एक तरीके से आपका अधूरा ट्रिक हुआ। जब तक हम इसका इंग्लिश वर्जन नहीं लिखेंगे तब तक ये पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब एक हिसाब से रामू की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, RAMU। छाबी की तो CSS से 6 होता है, और ABI से क्या हो गया, छाबी। झी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, JSS से झ होता है, और आई लगा दिया तो क्या हो गया, झी। अब यहाँ पर देखिए कि कितने स्टेट की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। तो आपका RA से एक स्टेट निकला, M से स्टेट निकला, U से स्टेट निकला, CH से एक स्टेट निकला, HA से निकला, BI से निकला, JH से निकला, और HI से। अब आसानी से काउंट करके पता किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। यानी कि ये 8 राज्य, ठीक, 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। तो इस तरीके से 8 राज्य हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश, और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसको स्पर्श करता है, तो वो है आपका दिल्ली। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर के 9 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अब जब यूपी स्पेशल का मैं क्लास लेने लगूंगा तो इसका उस समय आपको व्याख्या प्रस्तुत करूंगा कि RA से कौन सा स्टेट निकला, M से कौन सा स्टेट निकला, U से कौन सा स्टेट निकला, CH से, HA से, BI से, JH से और HI से। तो ये जब क्लास मैं लूँगा तो आप लोग इसको देखिएगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा।
तो जो भी आपका है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, इसी सामान्य परिचय में हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद से जनगणना, ये जो जनगणना है, एक मान करके चलिए इस लेखपाल के एग्ज़ाम में कि 1-2 क्वेश्चन आपका जनगणना से निश्चित तौर पे आना है, क्योंकि इधर भी जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें सभी एग्ज़ाम्स में आपके जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने को मिला है। जैसे कि अभी आपका 3 अप्रैल को उत्तराखंड का एग्ज़ाम हुआ, उत्तराखंड पीसीएस का, और उस उत्तराखंड के पीसीएस एग्ज़ाम में 2011 जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। उसके बाद से आपका सीडीएस का पेपर हुआ है अभी कुछ दिन पहले, 10 अप्रैल को में भी हुआ है शायद, और उस सीडीएस के पेपर में भी 2 क्वेश्चन पॉपुलेशन या जनगणना से, सेंसस से रहा है। उसके बाद से एनडीए का पेपर हुआ, और उस एनडीए के ऑफलाइन पेपर में भी हमने देखा कि 1-2 क्वेश्चन आपका जनगणना से रिलेटेड था। तो यहाँ पर भी मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपके यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका लेखपाल से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा, उसमें जनगणना से 1-2 क्वेश्चन रहने की संभावना है। और ये जनगणना, यूपी की जनगणना के बारे में आप पूरा इतिहास पहले आप जानेंगे कि जनगणना का इतिहास, कि जनगणना सबसे पहले किस वर्ष शुरू की गई थी। उसके बाद से फिर उसके बाद से नियमित जनगणना भारत में कब प्रारंभ की गई, फिर उसके बाद से जो 2011 की जनगणना थी वो भारत के किस क्रम की जनगणना थी। उसके बाद से 2011 में जो जनगणना हुई वो स्वतंत्र भारत के किस क्रम की जनगणना थी। उसके अलावा जनगणना सबसे पहले प्राचीन इतिहास में जनगणना का प्रमाण किस पुस्तक में प्राप्त होता है। उसके बाद से मध्यकालीन इतिहास में जनगणना का प्रमाण किस पुस्तक में प्राप्त होता है। उसके बाद से आधुनिक इतिहास में जनगणना का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये पूरा जनगणना का हिस्ट्री लेते हुए तब 2011 की जनगणना पे आएंगे, जिसका शुभंकर वगैरह भी पूछा है कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था। उसके साथ साथ 2011 की जनगणना का नारा क्या था। तो इस तरीके से जो भी उसका जनगणना का पहले हम जीके जनरल नॉलेज तैयार कराते हुए तब जाकर के 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि कितना हुआ। दशकीय वृद्धि का मतलब हो गया कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कितना ग्रोथ हुआ। तो जितना भी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसको मैं जनसंख्या या जनगणना वाले पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद से आपका आ गया उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति, और लोक संस्कृति का मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश की जो कला एवं संस्कृति है, जैसा कि अभी इसी 2015 वाले पेपर में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। उसके अलावा जो आपका कला एवं संस्कृति है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जैसे कि जो भी कला है, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल हो गया, उसके बाद से आपका जो आपका वन जीव अभ्यारण्य वगैरह हो गया। तो इस तरीके का जो भी संस्कृति या कल्चर वगैरह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ताजमहल हो गया, सारनाथ हो गया, कि सारनाथ में पहला उपदेश किसने दिया था, या गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो इस तरीके का जो भी आपका कला से रिलेटेड या संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सारे इसमें आ जाएंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे, तो उद्योग धंधे में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उद्योग धंधे चलाए जाते हैं, जैसे कि आपका डीरेका अक्सर पूछ देता है कि आपका डीजल रेलवे कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये सब उद्योग धंधों के रूप में आ जाएगा, जो कि अलग अलग उसका कॉलम बना करके हम सारे उद्योग धंधों के बारे में बताएंगे कि कालीन उद्योग कहाँ पर उत्तर प्रदेश में के किस ज़िले के लिए प्रसिद्ध है या कहाँ पर बनाया जाता है। उसके बाद से ताले कहाँ के फेमस हैं। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में रामपुरी चाकू का उत्पादन होता है, वो कहाँ पर होता है। तो जो भी आपका उद्योग धंधे से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की कृषि, सिंचाई और मिट्टियाँ, मतलब उत्तर प्रदेश में कृषि में
आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है, या जो भी कृषि कार्य किया जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। सिंचाई रहेगा, सिंचाई में आपका नहर वगैरह हो जाएगा, नदी वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उसके साथ साथ कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। उसके बाद से वन से रिलेटेड, मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ वन पाए जाते हैं। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। उसके बाद से वन्य जीवों से संबंधित क्वेश्चन बनता है। उसके बाद से जो भी कृषि यंत्र हैं, मतलब कौन से कृषि यंत्र से कौन सी कार्य किया जाता है, इसको भी आप लोगों को देखना होगा। उसके अलावा आपका इसमें माप से क्वेश्चन एक ज़रूर रहेगा। जो आपका ग्रामीण विकास या खेत के माप वगैरह दिए जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपका माप से ज़रूर रहेगा। माप का मतलब कि जैसे 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, 1 बिस्वा में कितना वर्ग फुट होता है, तो एक क्वेश्चन ये श्योर है कि आपका माप से क्वेश्चन रहने की संभावना है। उसके अलावा अभी हमने पेपर को देखा तो जो ये कृषि है, इसी कृषि में आपका ये भी देख लीजिएगा, या मैं इसको पढ़ा दूंगा कि कौन सा फसल में कौन सा रोग लगता है। तो फसल और रोग, तो इसको भी आप लोगों को देखना होगा। तो इस तरीके से ये यूपी स्पेशल और या यूपी लेखपाल का पाठ्यक्रम हुआ। ये जो आपका यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो भी हमने पाठ्यक्रम बताया, सिलेबस बताया, इस यूपी स्पेशल को आप लोग ये मत समझिए कि ये केवल लेखपाल के लिए ही मतलब आपका रिलायबल होगा। जो भी आप यूपी का एग्ज़ाम देंगे या जिस स्टेट का जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है, ये मान करके चलिए कि उस स्टेट से रिलेटेड अगर आपके पास 25 क्वेश्चन उस पेपर में आ रहे हैं, तो उस 25 क्वेश्चन में लगभग 50% 40% क्वेश्चन उस स्टेट के डाले जाते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि 2015 में जो यूपी लेखपाल का हुआ, उसमें आपका 12 क्वेश्चन किससे था, तो यूपी स्पेशल से था। तो मान करके चलिए ये तो आपके ऑलरेडी सिलेबस में है, इस वजह से 12 क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद से 13 क्वेश्चन किससे दे दिया, तो वीडी यानी कि विलेज डेवलपमेंट से। तो जो भी स्टेट के पेपर होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था उत्तराखंड पीसीएस का पेपर, और उस उत्तराखंड के पीसीएस के पेपर में भी उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन, टोटल प्रश्न उसमें उत्तराखंड पीसीएस में लगभग 120 क्वेश्चन थे, और उस 120 क्वेश्चन में लगभग आपका 30 से 40 क्वेश्चन आपका उत्तराखंड से रिलेटेड था। इसी तरीके से अभी मई में आपका बीपीएससी होने जा रहा है, बिहार पीसीएस होने जा रहा है, और उस बीपीएससी में भी बिहार से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो जो भी स्टेट है वो स्टेट अपने स्टेट से संबंधित जनरल नॉलेज को ज़रूर इंक्लूड करता है। तो ये जो यूपी स्पेशल का मैं पोर्शन पढ़ाऊँगा, ये आपका यूपी पी की वैकेंसी सुनने में आ रही है कि आएगी, तो एक तरीके से ये उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में भी ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, इंक्लूड रहेंगी। ये यानी कि ये लेखपाल के साथ साथ आपका डबल धमाका के रूप में होगा कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो एक तरीके से लेखपाल भी आपका कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ वीडी वाले पोर्शन को छोड़ करके, ये वीडी वाला पोर्शन जो है ये आपका यूपीपी में नहीं रहेगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ये आपका यूपीपी में भी काम आएगा, उसके साथ साथ लेखपाल के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। उसके साथ साथ अगर यूपी लोअर पीसीएस देते हैं या फिर यूपी पीसीएस देते हैं, तो उन सारी परीक्षाओं में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। तो आज आपके सामने मैं यूपी स्पेशल या लेखपाल या यूपीपी या यूपी की जो पर्सनल वैकेंसी होती है उससे संबंधित आपका पूरे सिलेबस की जानकारी हमने दे दिया। अब इसमें से एक एक टॉपिक ले करके मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा कि ग्राम विकास या भूमि सुधार से रिलेटेड इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में भी करा सकता हूं। जहां पर डिटेल की जानकारी देने की आवश्यकता होगी वहां मैं डिटेल भी इसका आपको व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।